कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन के आधार पर हम लोग एटम को डिफाइंड अगर करना चाहें तो हर्षिता कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज एटम? एटम होता क्या है? अभी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल? नहीं, एटम तो एटम का पार्ट नहीं हो सकता, एटम तो एटम होता है। एटम है। यस। रिन्नी, रिन्नी बताएंगी। अभी तक जितने एक्सपेरिमेंट हुए और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास मॉडल्स आए, थ्योरीज आई, उनके बेस पर अगर एटम को डिफाइन करना चाहें या उसका इंट्रोडक्शन देना चाहें, एटम भाई है क्या, कैसा होता है, कहाँ रहता है, तो कैसे दे सकते हैं? अपना माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। यस। स्मॉल पार्टिकल से मिल मिलकर बनता है। डाल्टन साहब ने तो कहा था कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। आप बता रही हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। अच्छा, उससे भी जो स्मॉल होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है। आदित्य कुमार कुछ बताएंगे एटम के बारे में? हमारी क्लास जब होती है तो हम चाहते हैं कि स्टार्ट आप करें, फिर आगे हम उसको बढ़ाएं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटम? व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एटम? परिचय क्या है? एक परमाणु को कैसे समझा जाए, एक एटम को कैसे समझा, क्या होता है एटम? अपना माइक आप ऑन कर लीजिए, माइक ऑफ है। आदित्य कुमार का माइक ऑफ है। रिन्नी माइक म्यूट कर लीजिए अपना। यस, प्रशांत सिंह, मिस्टर प्रशांत सिंह, व्हाट इज एटम? एक्चुअली आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिन्नी कुशवाहा अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, आदित्य कुमार माइक म्यूट कर लीजिएगा। जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, उन एक्सपेरिमेंट से जो इंट्रोडक्शन निकल करके आता है, मेन प्रॉपर्टीज निकल करके आती है, उसके आधार पर अगर एटम को डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस consisting with three types of tiny particles named as electron, proton and neutron. Atoms are the smallest part of substance consisting with three types of tiny particles named as electron, proton and neutron. Protons and neutrons are situated at the center of atom, and negatively charged electrons are always revolving around the nucleus or center part of atom in various circular paths. These paths are known as orbit. The total number of protons inside the nucleus of atom are always equal to the total number of electrons revolving outside the nucleus. Because total positive charge is always equal to the total negative charge, so atoms are electrically neutral. लेकिन अगर शुरू से अगर चर्चा करें हम लोग डाल्टन एटॉमिक मॉडल से, तो डाल्टन साहब से बहुत पहले हमारे ही देश के एक बहुत पुराने महर्षि से, कणाद ऋषि उनको कहा जाता था, उन कणाद ऋषि ने पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जितने सब्सटेंस है, जितने प्रकार के मैटर हैं, चाहे उनकी प्रॉपर्टी कुछ भी हो, उनका शेप कुछ भी हो, उनका साइज कुछ भी हो, उनके स्मॉलेस्ट पार्ट के बारे में सोचना जब उन्होंने शुरू किया
तो उनको ये अनुभव हुआ, उन्होंने कल्पना किया और अपनी कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं, जिनको परम अणु कहा जाता है। परम और अणु का संधि कर दिया गया तो वो मिलकर के परमाणु हो गया। वर्षों के बाद, बहुत काफी टाइम के बाद, डाल्टन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह पाया कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल कहता है कि एटम्स आर द every substance of the universe consisting with similar type of tiny particles. These particles are known as atom. चूंकि ये एटम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी सब्सटेंस का, इसलिए इसका डिवीजन नहीं किया जा सकता। बाकी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है एटम का, इसके बारे में एटॉमिक मॉडल से, डाल्टन एटॉमिक मॉडल से कोई पता नहीं चलता। 1897 में जब जे थॉमसन ने एक अपना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पहले कैथोड रेज का पता लगाया, बाद में ये पता चला कि कैथोड रेज आर कंसिस्टिंग विद वेरियस स्मॉलेस्ट नेगेटिवली चार्ज मासेबल पार्टिकल्स। These particles are known as इलेक्ट्रॉन बिकॉज इन्हीं पार्टिकल्स का यूज होता है। इन पार्टिकल्स के कारण ही किसी कंडक्टिंग मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसलिए H.A. लॉरेंज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। तो जे थॉमसन साहब ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो किया, उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ग्लास का डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इस ग्लास के डिस्चार्ज ट्यूब से वैक्यूम पंप का यूज करके एयर को निकाल करके इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो एयर प्रेशर क्रिएट किया। एक दूसरे के पैरेलल दो इलेक्ट्रोड्स रखे, एक एनोड दूसरा कैथोड। इलेक्ट्रोड आपको पता होगा, कल हम लोगों ने चर्चा किया था व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, हर्षिता कुमारी बताएंगी। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हर एक सब्सटेंस के अंदर होती है ना, ऐसा नहीं है कि केवल, या तो नॉर्मल कंडीशन से एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं या नॉर्मल कंडीशन से लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा प्लेट, कोई भी ऐसी सीट, मेटालिक सीट जो चार्ज होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। चार्ज मेटालिक सीट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड। तो एक दूसरे के पैरेलल दो इलेक्ट्रोड्स को रख करके और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्स 10,000 वोल्ट, अप्रोक्स 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो कराया, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ इनविजिबल रेज निकल करके एनोड के डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करती हुई आती हैं। इनमें से बहुतों को, मैक्सिमम रेज को ये एनोड प्लेट एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ ऐसी रेज जो एनोड के आउटसाइड से होकर के जाती है, जिसको एनोड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो एनोड के पीछे वाली ग्लास की वाल से टकरा करके ग्रीन कलर का लाइट का इमिशन करती है, लाइट एनर्जी का इमिशन करती है। इस लाइट को देख करके उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि हो ना हो इस कैथोड इलेक्ट्रोड से इनविजिबल रेज निकलती हैं और एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करती हुई, बहुत हाई स्पीड से मूवमेंट करती हुई कैथोड के डायरेक्शन में आती है। इस तरह का कि रेज पहली बार किसी ने पता लगाया था, एक्सपीरियंस किया था, तो इसका कुछ ना कुछ नाम रखना था। उन्होंने सोचा कि भाई ये कैथोड इलेक्ट्रोड से इनका इमिशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या रख दें, कैथोड रेज। हर्षिता से एक बात पूछना चाहूंगा मैं, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा 11th में। जे थॉमसन को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो एयर प्रेशर क्यों क्रिएट करना पड़ा?
नहीं, अगर इसके अंदर इनर्ट गैस रख दिया जाए, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस रखी जाती हैं, तो यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी इनर्ट गैस रखी जा सकती थी। इनर्ट गैस तो कोई रिएक्शन करेगी नहीं, बट उन्होंने नहीं रखी। नहीं, एक्चुअली हमें ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्मल प्रेशर पर एयर बैड कंडक्टर का काम करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराई जा सकती, और वही एयर लो प्रेशर पर कंडक्टर के तरह काम करने लगती है, इससे इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जा सकता है। तो लो प्रेशर क्रिएट करने के पीछे ये रीजन था कि बैड कंडक्टर जो लो प्रेशर पर नॉर्मल प्रेशर पर एयर था, उसको गुड कंडक्टर में कन्वर्ट किया जाए। एयर को बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसके प्रेशर को डिक्रीज किया गया, उसके प्रेशर को कम किया गया। ठीक है, इसको याद रखना है। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे प्रॉपर्टीज पता चली, जैसे एक अनट्रांसपेरेंट मटेरियल को रखा कैथोड रेज के पाथ में। जब अनट्रांसपेरेंट मटेरियल को रखा तो ये देखा कि इसके पीछे इसका शैडो क्रिएट हो रहा है, शैडो बन रहा है। अब शैडो क्या होता है, शैडो कब बनता है, किसी भी सब्सटेंस का शैडो कब क्रिएट होगा? आदित्य कुमार, व्हाट इज शैडो? आदित्य कुमार, स्वाति और रिनी कुशवाहा, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी स्वाति बताइए, व्हाट इज शैडो? शैडो कब बनता है? थोड़ी सी बेसिक चीजें हम लोग समझ लें, उसके बाद तो आगे क्लास जब चलेगी तो चलेगी। शैडो क्या होता है? इमेज कुछ और है, शैडो कुछ और है। देयर आर वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन इमेज एंड शैडो। प्रशांत सिंह शैडो बताएंगे, छाया किसे कहते हैं, छाया कब बनती है? बिल्कुल, जब लाइट एनर्जी के पाथ में कोई अनट्रांसपेरेंट मटेरियल आ जाता है और लाइट एनर्जी उसको क्रॉस नहीं कर पाती है, तो उस सब्सटेंस के पीछे उसी की तरह एक डार्क स्पेस क्रिएट होता है। उसी डार्क स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। हम लोग नहीं धूप में चलते हैं तो हमारे बॉडी को क्रॉस नहीं करता सनलाइट, इसलिए हमारे पीछे एक डार्क स्पेस हमारे जैसा क्रिएट होता है। उसी डार्क स्पेस को हम लोग शैडो कहते हैं, हमारा शैडो बना हुआ है। तो शैडो वहां बनता है जहां लाइट एनर्जी नहीं पहुंचती है, इमेज वहां जाता बनता है जहां पे लाइट एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये अंतर है इमेज में और शैडो में। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे अनट्रांसपेरेंट मटेरियल को जब कैथोड रेज के पाथ में रखने पर शैडो क्रिएट हो रहा है, और शैडो क्रिएट होने के लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब है कि हो ना हो ये कैथोड रेज क्या करती हैं, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक पिन व्हील को रखा गया, पिन व्हील मूवमेंट करने लगा, जिससे पता चला कि ये लाइट रेज, कैथोड रेज जो है वो लाइट रेज की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं होती हैं। ये मासेबल पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती हैं, जो फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस फोर्स के अप्लाई होने के कारण वो पिन व्हील जो है, पिन व्हील तो जानती होंगी आप लोग, रिन्नी कुशवाहा, पिन व्हील जानती हैं क्या होता है? खेतों में जाते हैं, अभी भी हम लोग देखते हैं, वो पवन चक्की लगी होती है बड़ी बड़ी टावर के ऊपर। हवा जब चलती है तो वो घूमती है। छोटे जब हम लोग थे और मेला घूमने के लिए जाया करते थे, तो कागज का बना हुआ छोटा छोटा वो फैन मिलता था, बिकता था।
उसको खरीद करके और साइकिल पर बांध लेते थे हम लोग, और साइकिल बहुत तेजी से चलाते थे तो एयर प्रेशर से वो घूमना बहुत मजा आता था। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, या हाथ में ही लेकर के बहुत तेजी से दौड़ते थे जब, तो दौड़ते थे तो वो घूमना शुरू करता था। तो उसी तरह से जब पिन व्हील को हल्का, बहुत लाइट वेट का फैन समझ लीजिए उसको, जिसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको जब कैथोड रेज के पाथ में रखा गया और स्विच ऑन किया गया, जब करंट फ्लो होने लगा, कैथोड रेज फ्लो होने लगी, तो ये पाया गया कि पिन व्हील मूवमेंट में आ गया। अब न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि एवरी सब्सटेंस ऑलवेज ट्राइंग टू कंटिन्यू इट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ रेस्ट में पिन व्हील था और कैथोड रेज के फ्लो होने के कारण वो मूवमेंट में आ गया। इसका मतलब सीधा क्या है कि कैथोड रेज ही उस पिन व्हील के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती हैं, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट the amount of force is equal to mass and acceleration। मतलब विदाउट मास के फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। तो थॉमसन साहब को ये पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं ये बहुत ही छोटी छोटी लाइट मासेबल पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया कैथोड पार्टिकल्स। और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे एनोड को इसके पैरेलल जो रखा गया था उसको हटा करके हॉरिजॉन्टल रख दिया गया। हॉरिजॉन्टल जब उन्होंने प्लेस किया तो ये कैथोड रेज जितनी भी थी जो पैरेलल जाती थी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, वो एनोड के डायरेक्शन में टर्न हो जाती थी। जब ऊपर रखा गया तो ये सारी कैथोड रेज ऊपर की ओर मुड़ने लगी, तो उनको लगा कि ऐसा है ये कैथोड रेज से बहुत ज्यादा दोस्ती लग रही है एनोड प्लेट को, तो जहां जिस डायरेक्शन में हम एनोड को ले जा रहे हैं कैथोड रेज उससे अट्रैक्ट हो रही है। फ्रेंडशिप बहुत गहरी है ना। तो फ्रेंडशिप गहरी होने के कारण अट्रैक्ट हो रही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि सिमिलर चार्जेज ऑलवेज रिपेल एंड डिसिमिलर चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि एनोड के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज तो कैथोड पार्टिकल्स के ऊपर नहीं है। अब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ये पहले से पता है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब हो ना हो ये जो मासेबल कैथोड पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया। मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से E/m निकाला गया, चार्ज और मास का एक रेशियो निकाला गया, फिर चार्ज का अमाउंट निकाला गया, मास का अमाउंट निकाला गया। व्हाट इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल? हर्षिता, what is the mass of one electron particle? जी स्वाति, स्वाति बताएंगी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मास क्या होता है? व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिन्नी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल? यस, वेरी गुड। 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is the mass of one electron particle, and 1 minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is the charge of one electron particle। ये सब कुछ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा इस बात में करना चाहता था। 20 years जी, नहीं इनर्ट गैस नहीं डाली गई थी, हाइड्रोजन गैस का यूज किया था गया था जब प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट गोल्ड स्टीन का। अब पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, जरा आप उसको भेजिएगा तब देखूंगा मैं। मैंने अभी तक जितनी बुक्स पढ़ी है उसमें यही दिया गया है कि लो एयर प्रेशर क्रिएट करके और बोथ इलेक्ट्रोड्स के बीच अप्रोक्स 10,000 वोल्ट
पोटेंशियल डिफरेंस का करंट फ्लो कराया गया, और करंट जब फ्लो कराया गया तो कैथोड टू एनोड कुछ इनविजिबल रेज का मूवमेंट हुआ, और उन्हीं रेज को उन्होंने कैथोड रेज नाम दिया। और लो एयर प्रेशर, बहुत ही कुछ बुक्स में ही ऐसा मिलेगा कि लो एयर प्रेशर क्रिएट करने का रीजन ये था कि नॉर्मल प्रेशर पर एयर बैड कंडक्टर की तरह वर्क करती है, लो प्रेशर पर वही एयर गुड कंडक्टर की तरह काम करने लगती है। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो लो प्रेशर पर एयर थी उसको बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर में चेंज करने के लिए लो एयर प्रेशर क्रिएट किया गया। एनी क्वेश्चन स्वाति, प्रशांत? एक्चुअली मैं बता रहा था, आज की क्लास मैंने इसलिए रखी थी, काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 20 साल से ज्यादा हो गए मार्कर को पकड़े हुए। 1 अगस्त 2000 को हमने मार्कर उठाया था, और फर्स्ट ईयर में ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से आया। और पहले मैं थोड़ा सा नया नया था तो घबराता था, कोई बातें अगर आ जाती थी ऐसी जो हमें पता नहीं है पहले, तो जब नया नया पढ़ाना आदमी शुरू करता है तो सोचता है कि जितना मैं जानता हूँ उतना बता दूं सब कुछ स्टूडेंट को, वो तो बाद में भी चाहता है, और उस आवेश में वो कुछ ज्यादा बोल जाता है जिसकी जानकारी उसे भी नहीं होती, और अपनी बात को सही मानाने के लिए गलत बातें भी बोल देता है। बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे ये खत्म हो जाता है। अब आप हमसे कुछ पूछिएगा तो सीधा मैं बता दूंगा कि ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उस समय डर लगता था कि स्टूडेंट क्या सोचेगा कि टीचर को पता नहीं है। एक्चुअली फिजिक्स का एरिया इतना बड़ा है कि सब कुछ शायद ही कोई जान पाए। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता करने के लिए पता ना कितने साइंटिस्ट शहीद हो गए, आज तक पता नहीं चल पाया कि एटम होता कैसा है ना। तो हमने जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और नील्स बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ाना शुरू किया 2020 में, तो हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। The inner part of atom is consisting with positively charged solid sphere. It is known as nucleus of the atom. And negatively charged electron particles are always revolving around the positively charged nucleus. रदरफोर्ड साहब ने बताया कि एटम जो है वो स्फेरिकल होता है शेप में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर गड़बड़ नजर आ रहा हो, आपने जब पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में इतने होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में इतने होते हैं, थर्ड में इतने होते हैं, अगर यहाँ वो नंबर ना दिख रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ये कहीं नहीं बताया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में कितने होंगे। तो चाहे आप जितना डाल दो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बनाते समय आपका आंसर करेक्ट होगा। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जब मैं बता रहा था तो हमारा दिमाग पता नहीं अचानक कहाँ चला गया, मुझे भी किसी ने नहीं बताया था, लेकिन नया नया मैं पढ़ा रहा था, मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ ज्यादा बता दूं, और वहीं मैं फंस गया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको मैं बता रहा हूँ आपसे, और आपसे हेल्प चाहूंगा थोड़ा सा। मैंने सोचा कि भाई फिजिक्स का टीचर जो है, फिजिक्स का स्टूडेंट जो है, वो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छी तरह से पढ़ता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ता है तो ये उसे अच्छी तरह से याद होता है कि सिमिलर और लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल एंड डिसिमिलर और अनलाइक चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू करने से पहले ये बात उसको पता होती है कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, निगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करता है। यहाँ रदरफोर्ड साहब ने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ये अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब अट्रैक्ट होकर के इसके सरफेस के तरफ न्यूक्लियस के डायरेक्शन में मूव नहीं करते, बल्कि इसके अराउंड वेरियस सर्कुलर पाथ पर हमेशा सर्कुलेट होते रहते हैं। मैंने बच्चों से पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है।
जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर नेगेटिव चार्ज को रखा जाएगा, दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मींस दो चार्ज को अगर कहीं रखा जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को, या दोनों पॉजिटिव चार्ज को या दोनों नेगेटिव चार्ज को, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शनल या रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, ये ठीक इस दोनों को ज्वाइन कराने वाले स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में वर्क करेगा। दोनं पार्टिकल्स के सेंटर को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी, उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज मूव करना चाहेगा और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। जिसका मास कम होगा वो मूव करेगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो मूव नहीं करेगा। न्यूक्लियस चूंकि हैवी होता है, सबसे ज्यादा मास न्यूक्लियस का होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को आकर के इसमें चिपक जाना चाहिए ना। जैसे किसी मैग्नेट को अगर छोटे छोटे लोहे की गोलियां हो, स्फेयर्स हो, और उसके ऊपर से किसी मैग्नेट को लुढ़का दिया जाए, तो मैग्नेट क्या करेगा? सारे स्फेयर्स छोटे छोटे जो आयरन के होंगे वो क्या करेंगे? उस मैग्नेट के चारों ओर घूमेंगे नहीं, उसमें चिपक जाएंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या सही में घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड? 20 साल से मैंने कम से कम 1000 लोगों से और स्टूडेंट्स से ये प्रॉब्लम हमारा जो अपना डाउट था उसको रखा था, लेकिन मुझे आज तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोगों ने अलग अलग टीचर्स से अलग अलग स्कूल में पढ़ा है, कुछ न कुछ सीखा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं रदरफोर्ड साहब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर होते हैं, तभी इसके चारों ओर घूमेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर चले जाएंगे तब तो इनका कोई कमांड होगा नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जब इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा, तो ये न्यूक्लियस के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा या फिर सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा। यस हर्षिता, कुछ बताएं। 11th क्लास में आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया होगा पहले से। न्यूटॉन्स के बारे में तो बताया ही नहीं था रदरफोर्ड ने। न्यूटॉन्स का तो पता चला 1960 में। नहीं नहीं, क्वेश्चन हुआ था, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। एक ड्रॉबैक भी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, लेकिन निल्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल आया या सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल आया या डी ब्रोगली का एटॉमिक मॉडल आया, किसी भी एटॉमिक मॉडल ने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव नहीं करता। मैंने इस बात को माना है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व नहीं करना चाहिए। आपको आंसर देने में थोड़ा सहूलियत हो, इसलिए मैं एक और कंसेप्ट की तरफ आपका ध्यान लेके चलता हूं। 11th क्लास में जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, जो कि सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो ये देखा था कि मान लीजिए ये कोई एक पार्टिकल है और हम चाहते हैं कि ये सर्कुलर पाथ पर रेवोल्यूशन करे। क्या करेंगे? इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा एक्टिंग फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो सपोज करें हमने एक फोर्स F1 अप्लाई किया इस बॉडी के ऊपर, m इसका मास है, तो ये बॉडी इस फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अब अगर इसको सर्कुलेट कराना हो तो इस F1 फोर्स के परपेंडिकुलर एक दूसरा फोर्स हमें F2 देना पड़ेगा। सपोज करें ये इस डायरेक्शन में जा रहा है
और इसके परपेंडिकुलर दूसरा फोर्स हमने दिया, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगा? इन दोनों F1 और F2 के बीच में रिजल्टेंट फोर्स आएगा। मतलब ये पार्टिकल ना इस डायरेक्शन F2 के डायरेक्शन में मूव करेगा, ना F1 के डायरेक्शन में मूव करेगा, ये दोनों के बीच में आएगा। अब यहाँ पे जब आया उस समय इसके मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, मतलब एक फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। अब इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स और अगर हम देते हैं तो ये पार्टिकल अब दोनों में से किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए ये दोनों के बीच में आएगा। अब चूंकि रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इसके परपेंडिकुलर फोर्स और इस डायरेक्शन में हम दे तो ये पार्टिकल दोनों के बीच में फिर यहां आएगा। फिगर दिख रहा होगा क्लियर? रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस फोर्स के परपेंडिकुलर अगर एक और फोर्स तो इसके परपेंडिकुलर दिया जाए तो ये इस दोनों के बीच में आएगा। मतलब ये तब तक सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता रहेगा जब तक इस पर दो परपेंडिकुलर फोर्स एक साथ वर्क करते रहे। जैसे ही दो परपेंडिकुलर फोर्सेस में से किसी भी एक फोर्स को रिमूव कर लिया जाएगा, वो पार्टिकल अब सर्कुलर मोशन छोड़ करके लीनियर मोशन करना शुरू कर देगा। जैसे सपोज करें इस फोर्स को रिमूव कर लें तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, इस फोर्स को रिमूव कर लें तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आने लगेगा, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। सर्कुलर मोशन तभी तक कोई पार्टिकल करता है जब तक उस पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दो फोर्स लगते हैं। होली जब हम लोग खेलते थे, होली के पहले होलिका दहन होती है, अभी भी होती है, पहले क्या, तो होलिका दहन में आपके पिताजी को याद होगा, अब तो वो सब परंपराएं खत्म हो गई, पूछिएगा उनसे। तो होलिका दहन की तैयारी हम लोग बहुत पहले से किया करते थे। क्या करते थे? तो एक लोहे की रॉड इतनी बड़ी लेते थे, लगभग 4 से 5 फीट का, और उसमें पुराने पुराने जितने कपड़े घर में होते थे उनको मोड़ मोड़ करके तार से, पतले तार से बांध करके एक इतना बड़ा बॉल बनाते थे और बॉल को उसके एक एंड पर जोड़ देते थे। उसके बाद उसको केरोसिन ऑयल में 1-2 दिन डुबा करके रखते थे होलिका दहन के पहले। और होलिका दहन जब होती थी, ये बिहार की परंपरा है, बाकी स्टेट्स में क्या होता है पता नहीं, हम लोगों के क्षेत्र का ये है सिस्टम। तो होलिका दहन के बाद जितने नौजवान लड़के होते थे वो अपने अपने घर से वही लेके आते थे और उसी आग में उसको जलाते थे और अपने गांव से बाहर बहुत दूर तक वो गोल गोल ऐसे घुमाते हुए चलते थे। दूसरे गांव से उस गांव के लड़के आते थे और बीच में बहुत पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी हुआ करती थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हमने उस तार को पकड़ा हाथ में और गोल गोल घुमाना शुरू किया, बात समझ रहे हैं, तो दो तरफ फोर्स लग रहा है। एक, जब सर्कुलर मोशन वो करना शुरू करेगा तो ये जो पॉइंट है वो सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। बात समझ रहे हैं? जब इस तरह से घुमाएंगे उस रॉड को तो ये जो हमारे हाथ का सेंटर है ये उस सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा और उसको घुमाने के लिए उस रॉड के ऊपर क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, मतलब एक फोर्स तो हाथ के डायरेक्शन में मूव लग रहा है उसके ऊपर और दूसरा एक झटका देते हैं हम लोग, एक एफर्ट देते हैं उसके परपेंडिकुलर, तब वो मूव करता है। और जैसे ही उसको हम हाथ से छोड़ देते हैं, मतलब अपने हाथ के डायरेक्शन में फोर्स लगाना बंद करते हैं, केवल जिस डायरेक्शन में उसको घुमा रहे हैं उसके हाथ के परपेंडिकुलर फोर्स केवल लगता रहे, तो वो अब घूमता नहीं था, वो दूसरे गांव वालों की तरफ चला जाता था। जब बुझने लगता था तो उसको छोड़ देते थे हम लोग। छोड़ दिया मतलब अब हाथ के तरफ इस सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स लगना बंद हो गया। जैसे सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर रिवोल्यूशन करता है तो उस सेंटर के डायरेक्शन में एक फोर्स हमेशा वर्क करता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एक फोर्स वर्क करता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। और एक एफर्ट हम लोग देते थे इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तब ये सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता था। अब जब वो बुझने लगता था तब क्या करते थे, हाथ से छोड़ देते थे। हाथ से छोड़ देते थे मतलब इस फोर्स को हमने रिमूव कर दिया। इस फोर्स को रिमूव कर दिया तो ये अब जो गोला है वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए मान लें हम
कि रदरफोर्ड साहब ने, नील्स बोर साहब ने, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल ने, या फिर डी ब्रोगली का जो एटॉमिक मॉडल था, सबने बिल्कुल सही कहा कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स रेवोल्यूशन करते हैं। तो फिर हमें साथ साथ ये मानना पड़ेगा कि तब हो ना हो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दो फोर्स कंटिन्यूअसली वर्क करते होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सर्कुलर मोशन जब तक दो परपेंडिकुलर फोर्स कंटिन्यू, जब तक वो मूवमेंट कर रहा है तब तक वर्क नहीं करेगा, तब तक वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। अब हमें अगर इस बात को मान करके चले कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये कोई ऑर्बिट है और यहाँ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में ये तो लगेगा ही। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब अगर इस फोर्स के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स वर्क कर रहा हो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेवोल्यूशन करेगा। अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स वर्क करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेवोल्यूशन करेगा। ये मुझे समझ में नहीं आता। स्वाति जी, आपसे पूछना चाहेंगे हम कि ये न्यूक्लियस तो एक फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है सेंटर के डायरेक्शन में, दूसरा परपेंडिकुलर फोर्स देने के लिए सोर्स क्या है? फोर्स देने के लिए तो सोर्स होना चाहिए ना। जब कहीं से कोई बॉडी एनर्जी गेन करती है या रिलीज करती है तो एनर्जी चेंज होती है उसकी, और एनर्जी जब चेंज होती है तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस करती है। तो इसको इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, बिकॉज डिसिमिलर चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसके परपेंडिकुलर फोर्स कहां से आ रहा है? या तो आप इसका जवाब दें कि परपेंडिकुलर फोर्स कौन दे रहा है, या फिर इन सारे मॉडल्स को फेल समझें और एके ओझा का एटॉमिक मॉडल आप पास करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्यूशन नहीं करते, ये क्या करते हैं, चारों तरफ से आकर के न्यूक्लियस में चिपक जाते हैं। अगर रिवॉल्यूशन नहीं करेगा तो ये खींच लेगा, इसके सरफेस पर सारे आकर के चारों तरफ से चिपक जाएंगे, जैसे एक मैग्नेट के चारों तरफ से आलपीन चिपक जाता है। या तो आप बताएं कि परपेंडिकुलर फोर्स कहां से लग रहा है, सोर्स कहां है, या फिर ये मान लें कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में चिपक जाते हैं। अब अगर रेवोल्यूशन नहीं करता है ये मान लीजिएगा, तो देखिए आपको फायदा कितना होगा। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑर्बिट ही नहीं होगा, है ना। आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। आपको वैलेंसी नहीं पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही नहीं होगा, तो वैलेंसी कहाँ होगी। आपको केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी ही नहीं होगी, तो रिएक्शन क्या होगा। जी स्वाति, कुछ बताएं। रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है ना, ये लाइव क्लास है, तो इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हम लोग मिलजुल करके पढ़ें। यस यस, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट टू द सेंटर ऑफ सर्कुलर पावर, इस डायरेक्शन। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर डिफिनीशन हर्षिता हम लोग पढ़ें तो वो डिफिनीशन ये बताता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब वर्क करता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है। नहीं है, कहाँ सर्कुलर मोशन में है। अच्छा सपोज कीजिए कि ये एक क्लोरीन का एटम है, ठीक है, और कहीं बगल में एक सोडियम का एटम है। सोडियम के एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उसको एक्सेप्ट किया क्लोरीन ने। तो जिस समय ये क्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आएगा, उस समय तो वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा होगा,
उस समय तो वो किसी और डायरेक्शन से आएगा, और जब सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा होगा तो उस समय ये न्यूक्लियस इसको सीधा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसको सर्कुलर मोशन करने का मौका कहां से देगा? ये तो सीधा इसको अपनी ओर खींच लेगा ना। सर्कुलर मोशन तो तब करेगा जब ये परपेंडिकुलर फोर्स भी तुरंत काम करना शुरू कर दे। लेकिन ये परपेंडिकुलर फोर्स कौन लगा रहा है? कोई चाहिए ना जो फोर्स उसको दे। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है रिन्नी। यस, फिर से बताइए। फिर से बताइए, कट कट के आ रही थी आवाज। कोई और सुन रहा है रिन्नी की आवाज को अच्छी तरह से? कट के आ रही है ना? कट के आ रही है। आप बताइए। आप बताइए रिन्नी क्या कहना चाहती हैं? आप लोग दोनों फ्रेंड हैं। स्वाति, रिन्नी क्या बताना चाहती हैं? उनकी आवाज थोड़ा सा नेटवर्क उनके यहाँ स्लो चल रहा लगता है, इसलिए कट कट के आ रही है। अच्छा, हर्षिता, ये आपने, हाँ, प्रशांत कुछ बताएंगे क्या इस पर? प्रशांत कुछ बताएंगे? Why electrons are revolving around the positively charged nucleus? धन आवेशित नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? है ना मजेदार सवाल हर्षिता? दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए था जिस समय आपको आपके सर ने बताया होगा ये टॉपिक। यस। अगली बार जब स्कूल जाएंगे और आपके टीचर आएंगे, कभी हो सकता है कि इस टॉपिक पर चर्चा हो, तो ये क्वेश्चन जरूर राइज कीजिएगा। इसका उत्तर अगर मिले तो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैं 20 साल से परेशान हूँ इसका आंसर ढूंढते ढूंढते। हालांकि एक कंसेप्ट हमारे माइंड में है, और वो कंसेप्ट भी ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा नेट सर्च कीजिएगा। एम युकावा की एक थ्योरी है। एक जापानीज साइंटिस्ट थे, एम युकावा, नाम नोट कर लीजिएगा। उनकी एक थ्योरी थी, उससे ये कंसेप्ट मिलता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। आपने शायद सुना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ही केवल नहीं घूमता, ये न्यूक्लियस भी रोटेट होता है। आपको पता है? न्यूक्लियस स्टेशनरी है या मूवमेंट में रहता है? यस। नहीं, न्यूक्लियस का मूवमेंट पकड़ में कैसे आएगा जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं पकड़ में आ रहा है? तो न्यूक्लियस तो बहुत अंदर है। और न्यूक्लियस जो है वो रोटेशन करता है अपने एक्सिस के अराउंड। और न्यूक्लियस ही रोटेट नहीं करता, आपने सुना होगा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी रोटेट करते हैं। ये सुना है? ये नहीं सुना? हाँ, वो भी मूवमेंट करते हैं। और एक प्रोटॉन हमेशा प्रोटॉन नहीं रहता, एक न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रॉन नहीं रहता। कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है। क्या ये पॉसिबल है? एक बात बताइए, स्वाति से पूछेंगे, क्या ये न्यूक्लियस के अंदर कोई निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है? निगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है? नहीं होता। रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा हर्षिता। रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है? रेडियो एक्टिविटी में बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है।
and beta particles are negatively charged particles. और रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर रिएक्शन है। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस टूटते हैं तो उनसे इनविजिबल रेज का, या ऐसे कहें कि रेडियो एक्टिव रेज का इमिशन होता है। ये रेडियो एक्टिव रेज 3 टाइप्स की होती हैं, जिनको अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज के नाम से जाना जाता है। गामा रेज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, इनका कोई मास नहीं होता। लेकिन अल्फा रेज और बीटा रेज जो है ये मासेबल चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज होते हैं। जब न्यूक्लियस के अंदर निगेटिव चार्ज स्वाति था नहीं, तो निगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल्स का इमिशन कहां से हुआ स्वाति? जब न्यूक्लियस के अंदर आप बोल रही हैं कि निगेटिव चार्ज नहीं होता, तो फिर न्यूक्लियस के अंदर से निगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल्स का इमिशन कहां से हुआ? जादू तो है नहीं। कोई लड़का किसी नाले के अंदर घूम रहा था, खेल रहा था हाथ लगा करके, छोटा लड़का, उसे 10 रुपए का सिक्का एक मिल गया, तो उसने कहा कि सिक्का हमने पैदा कर दिया, बना दिया। ऐसा नहीं है, वो कभी ना कभी किसी का कीड़ा होगा, उसके अंदर सिक्का था तब निकला, है ना? तो उसी तरह से बीटा पार्टिकल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीटा पार्टिकल का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। बीटा पार्टिकल का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस से जिस समय वो निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा पार्टिकल आर सेम एज द इलेक्ट्रॉन्स। हर्षिता कुछ बोलना चाहती हैं जी? क्यों हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ रहा हूँ आपसे, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैंने ये सुना है कि बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है न्यूक्लियस से। रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जब होता है तो न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है, और वो बीटा पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। और निगेटिवली चार्ज ऐसी पार्टिकल होती हैं जिनका चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, जिनका मास भी एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो ये क्यों ना कहें कि इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वो जब निकलते हैं न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस से, तो उस समय उनको बीटा पार्टिकल कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाए ऐसा? यही होता है। न्यूक्लियस भी प्रोटॉन, एक्चुअली न्यूट्रॉन कोई फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ठीक है? न्यूट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिल करके बना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जब एक दूसरे से बहुत पास पास आ जाते हैं, कम डिस्टेंस पर आ जाते हैं, तो इनके पेयर को न्यूट्रॉन कहा जाता है। जैसे एक सोडियम कटायन और क्लोरीन ऋणायन दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, तो उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और कहते हैं सोडियम क्लोराइड का मोलिक्यूल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन पास पास आ गए तो न्यूट्रल मोलिक्यूल का निर्माण किया, उसने प्रोडक्शन किया। उसी तरह से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं, तो इनका जो पेयर होता है उस पेयर को हम न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है? और एक प्रोटॉन यहाँ पर है। अच्छा ये बताइए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स केवल एटम के अंदर होते, न्यूक्लियस के अंदर होते, तो उसमें न्यूट्रॉन जो है आपका वो तो न्यूट्रल है, वो तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा नहीं किसी पार्टिकल के ऊपर। और जितने प्रोटॉन्स हैं वो सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास पास रह सकते हैं? रिपेल करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर।
हो जाएगा ना। यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन्स को बांध करके रखता है। हर दो प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी अट्रैक्ट करके रखता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी अट्रैक्ट करके रखता है, और जिस प्रोटॉन के नजदीक रहता है उस प्रोटॉन के साथ इसका जो पेयर बनता है उसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ये सारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर वो हमेशा बहुत तेजी से रोटेशन करते रहते हैं, और रोटेशन करते करते कभी स्लिप करके, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो किसी रोटेशन के दौरान किसी एक पार्टिकल का फोर्स इसके ऊपर ज्यादा लगा, ये स्लिप होकर के इसके पास जब आ जाता है तो अब इस पेयर को न्यूट्रॉन कहते हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया तो इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। आपने सुना होगा एक बीटा पार्टिकल का इमिशन हुआ, सपोज करें यूरेनियम 92 235 से 1 बीटा पार्टिकल का इमिशन हुआ, एक दूसरा कोई एलिमेंट बना X। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ X? यूरेनियम 92 235 के न्यूक्लियस से 1 बीटा पार्टिकल का इमिशन हुआ। आफ्टर 1 बीटा पार्टिकल एमिशन एक नया एलिमेंट X बना। इस नए एलिमेंट X का एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा? 91 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 91। मास नंबर क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। प्रशांत, यूरेनियम 92 235 के नाभिक से एक बीटा कण का निष्कर्षण हुआ, तो एक नया तत्व बना X। इस X तत्व का एटॉमिक नंबर क्या होगा और मास नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? नो आइडिया। जी कुछ बता रहे हैं, बताइए। जरा जोर से बोलिए। आफ्टर 1 बीटा इमिशन atomic mass of the substance is will increases by 1, but mass number remain constant। जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 1 बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है, मास नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 93 हो जाएगा और मास नंबर 235 का 235 ही रहेगा। जी कोई कुछ पूछ रहा था। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। क्यों हर्षिता, कुछ कहना है? 1 अल्फा इमिशन के बाद क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाता है, -2 हो जाता है, और मास नंबर क्या हो जाता है, -4 हो जाता है। मास नंबर 4 डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज 1 अल्फा इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकलते हैं न्यूक्लियस से तो कहा जाता है कि एक अल्फा निकल रहा है। अल्फा को आपने सुना होगा कि अल्फा को हीलियम का न्यूक्लियस भी कहा जाता है, और अल्फा को हीलियम का न्यूक्लियस कहा जाता है। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से एक साथ निकलते हैं, तो इन चार का जो यूनियन होता है उसको हम लोग कहते हैं 1 अल्फा। ठीक है, और 1 बीटा जब निकलता है तो 1 बीटा निकलने के कारण, 1 बीटा इमिशन के कारण क्या होता है,
मास नंबर एटॉमिक नंबर +1 हो जाता है, मतलब 1 इंक्रीज हो जाता है, और एटॉमिक नंबर मास नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये रिमेन कांस्टेंट रहता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, जितना पहले था उतना बाद में भी रहता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? अल्फा निकला तो एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 डिक्रीज हो गया, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन बीटा इमिशन के कारण एटॉमिक नंबर इंक्रीज क्यों होगा? क्यों इंक्रीज होगा? लेकिन होता है, ये हमें पढ़ना है कि होता है, क्यों होता है, ये कभी पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं की हमने, तो वो इसी कारण से होता है। रिन्नी मेरी आवाज को सुन रही है? रिन्नी बताएंगी। यूरेनियम 92 235 के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर क्या है, न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है? How many protons and neutrons are placed inside the nucleus of uranium 92 235? 92 92 92 92 Swati, how many protons and neutrons are situated inside the nucleus of uranium 92 235? ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो जाननी ही चाहिए। 92 92। और कोई है क्लास में? आदित्य कुमार, आदित्य साहब से बहुत देर से मैंने कुछ पूछा नहीं है, नाराज हो रहे होंगे, बताएं। Number of protons and neutrons inside the nucleus of uranium atom, uranium 92 235। अच्छा, हर्षिता भी इस पर वोट लगा रही है। जनतंत्र है, जनतंत्र में तो भाई जिसके ऊपर वोटिंग ज्यादा हो गई वही जीतता है ना? लेकिन क्लासरूम के अंदर वो डेमोक्रेसी नहीं चलती है। डेमोक्रेसी अगर क्लासरूम के अंदर चलने लगे तो फिर टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीचर तो बेचारा अकेला होता है, उसका वोट कम पड़ जाएगा, और स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, वो आपस में मिल जाएंगे, हमेशा जीतेंगे और टीचर को हराएंगे, है ना? अब ये पता कैसे चले, इसके लिए तो आपको बताना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एटम? जी, हर्षिता, प्रशांत देख रहे हैं ना? Yes, atomic number is the number of protons which are placed inside the nucleus of atom. And what is mass number? मास नंबर क्या होता है? स्वाति, व्हाट इज मास नंबर? नहीं पता? यस यस, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज द मास नंबर। और मास नंबर कितना है? 235। मीन्स 235 इज इक्वल टू P प्लस N। P कितना है? 92। मीन्स 235 इक्वल्स 92 प्लस N। देन N इज इक्वल टू क्या होगा? 235 माइनस 92। अब ये 235 में से माइनस करेंगे 92 को तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 92 तो नहीं होगा। 92 नहीं होगा ना? मतलब ये सारे आंसर गलत है।
क्या हो जाएगा 143, 143 n इज इक्वल टू 143।